हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे हम अपना चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आप बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में क्या महत्व है या फिर क्या हानिकारक प्रभाव है, यानी कि हमारी लाइफ में बेसिकली क्या रोल है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने देखा है और कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं? क्योंकि जो भी आप संक्रामक बीमारियां देखते हैं वो मोस्टली होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसे कि हम बेसिक सी चीज से लेकर के चलते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है, आपने कहा कि वो भी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, किसकी वजह से है, माइक्रोब्स की वजह से। माइक्रोब यानी कि आपने कहा कि वायरस की वजह से है, ठीक है। हमने कहा अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। वो भी क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। ऐसे ही कुछ फंगल डिजीज होती है, जैसे आपने कहा स्किन डिजीज होती हैं, जैसे कि जो टच करने से स्प्रेड हो सकती हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानते थे उनके हानिकारक प्रभाव के कारण, यानी कि क्या क्या वो यहाँ पे डिजीज कॉज कर रहे हैं, कौन कौन से रोगों के लिए वो जिम्मेदार है। अभी तक हमने यही चीजें पढ़ी हैं। आपने देखा होगा कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। आप टीवी में एड्स भी देखते हैं, जो सोप होते हैं, साबुन होते हैं, उनके ऐड आते हैं कि यहाँ पर ये जो साबुन है, इस साबुन को यूज करके 100% जो जर्म्स हैं वो यहाँ पे किल हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। तो हम यहाँ पर अभी तक देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कि वो क्या कर रहे हैं, हार्मफुल होते हैं या डिजीज को कॉज करते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ यहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखेंगे, हम बेनिफिट्स भी देखेंगे, यानी कि हम लाभ भी देखेंगे जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर और सबसे पहले रिवाइज करते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं और आगे हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम कंटेंट पर जाएं तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, हैबिटेट हमने पढ़ लिया है। हमारा जो टॉपिक आज का होगा वो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ, यानी कि हम और सूक्ष्म जीव। जब हम अपने बारे में बात करेंगे और सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करेंगे तो दो चीजें आप पढ़ेंगे, बेनिफिट्स और हार्मफुल इफेक्ट। ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इन तीनों हेडिंग्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इनमें क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या कवर हमने किया है। देन हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख पाते हैं। अभी भी अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरे चारों ओर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। आप क्लासेस में बैठे हुए हैं तो आपकी क्लास में बहुत सारे क्या हैं, सूक्ष्म जीव हैं। आपके चारों ओर सूक्ष्म जीव हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, हर समय पाए जाते हैं। तो हमने कहा कि ये इतने छोटे होते हैं तो हम इन्हें देखते कैसे, हमें कैसे पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। हमने कहा हम यहाँ पे यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का। सूक्ष्मदर्शी आपने देखा है, ठीक है। ये सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी चीज को उसका जो साइज होता है उस साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा करके दिखाता है, यानी कि कई गुना जो बड़ा साइज है वो आपको दिखाता है। जैसे आपने देखा है आजकल आप फोन यूज करते हैं, कैमरा यूज करते हैं, जूम करते हैं उसमें। तो आप जब जूम करते हैं तो आपको जो दूर की चीज है वो बहुत बड़ी होती हुई आपको दिखाई देती है। क्लैरिटी हो सकती है अच्छी, हो सकती है ना भी हो सकता है पिक्चर ब्लर हो जाए, ये चीजें हो सकती हैं। कुछ ऐसा ही काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी भी जीव का जो साइज होता है वो कई गुना बढ़ा करके देता है। ये डिपेंड करता है कि लेंस कितने पावर का लगा है, 10x का होता है, ठीक है, 40x का होता है, 100x का होता है। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी फाइन आपके पास इमेज आती है, उतनी ही क्लियर आपके पास इमेज आती है। तो आप देखते हैं यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी को। आप में से लगभग सभी बच्चों ने सूक्ष्मदर्शी देखा होगा। चलिए किसी ने यूज नहीं भी किया है तो आप कभी लैब में गए होंगे या कभी आपने फोटो में देखा होगा, इमेज में देखा होगा, ठीक है, और लैब में रखे हुए होते हैं। अगर नहीं देखा है तो आप अपने टीचर से कह सकते हैं कि आपको माइक्रोस्कोप देखना है। माइक्रोस्कोप का यूज आप धीरे धीरे करेंगे, जैसे जैसे आप 8th 9th में जाते हैं तब आप माइक्रोस्कोप का यूज करने लगते हैं। अभी के लिए आपको क्या करना है, लैब में विजिट करना है और देखना है कि सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का दिखता है। आप पूछ सकते हैं अपने टीचर से कि सूक्ष्मदर्शी जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। अब यहाँ पर हमने कहा कि हम इन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, जबकि इनके साइज को बहुत गुना क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है।
अब ये सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं वो हमारे चारों ओर है, हमारे वातावरण में है, तो हमने कहा कि डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में है। ये हमें बीमार भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। इस बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्या सूक्ष्म जीव एक ही प्रकार के होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, आपने जीवाणु पढ़ा है, आपने फंगस यानी कि आपने कवक पढ़ा है। वायरस एक अलग कैटेगरी होती है, क्योंकि वायरस हम देखते हैं कि जीवित में नहीं आता है, और ना ही आपने कहा कि ये अजीवित में आता है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग किसी में भी नहीं आता, ये बीच की कड़ी होती है। लेकिन वायरस भी क्या होता है, यहाँ पे आप वायरस को भी पढ़ते हैं, हार्मफुल इफेक्ट में आप वायरस को पढ़ते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया हमने पढ़ा है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं। क्या मतलब होता है प्रोकैरियोट का, आपने कहा सबसे प्रिमिटिव, सबसे सरल या सबसे पुरानी सेल आप कह सकते हैं। हमने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। आपने कहा एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हर जगह पाए जाते हैं। इनका जो शेप और साइज होता है वो अलग अलग वैरी कर सकता है। आपने कहा स्फेरिकल हो सकते हैं जैसे कि कोकाई, आपने कहा रॉड शेप हो सकते हैं जैसे कि बेसिलाई, आपने कहा स्पाइरल शेप हो सकते हैं, या फिर आपने कहा कि कॉमा शेप हो सकते हैं जैसे विब्रियो, जो आपके पास एग्जाम्पल आते हैं। ये सारी चीजें हम जल्दी से देखेंगे क्योंकि ये सारे हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। आप अपने नोट साथ में रखेंगे क्या क्या हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फंगस। हमने कहा फंगस क्या होते हैं, यूकैरियोटिक हैं, इनके जो सेल है वेल डेवलप्ड हमारे पास आती हैं। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल, ये इमेजेस हमारे पास आती है, एग्जाम्पल में हम कहें तो पेनिसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम है। अब 3 एग्जाम्पल आपके पास आते हैं यहाँ पर फंगस या कवक के। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं, मैंने आपसे कहा पेनिसिलियम हमारे लिए बेनिफिशियल है, मशरूम हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ब्रेड मोल्ड हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। फिर ईस्ट एक और आता है जो कवक है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्या समझे आप इस बात से? कवक जो है वो उसके हमारे पास लाभ भी आते हैं और हानि भी आती है। तो आप इतना समझिए कि जितने ग्रुप आप पढ़ रहे हैं, आपने बैक्टीरिया की बात की है, आप फंगस की बात कर रहे हैं, इनके हमारे पास बेनिफिट्स भी आएंगे और हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट दोनों ही आएंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपने कहा एक कोशिकीय होते हैं लेकिन यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। इनके भी हम क्या करते हैं, अपने जीवन में प्रभाव को देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे लाइफ में हमारी लाइफ का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। क्लियर है? एल्गी, एल्गी के बारे में हमने बोला ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषक होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा है, क्लामाइडोमोनास है। अब कुछ शैवाल जो होते हैं जिसे आप काई भी कहते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, कुछ बेनिफिट्स हमें देते हैं। आपने कहा अलग अलग प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, शैवालों का यूज करते हैं। खाने योग्य जो चीजें होती हैं या कॉस्मेटिक चीजें जो होती हैं या चारे के रूप में अगर हो गया तो इन सभी में एल्गी का यूज किया जाता है। वहीं आपने कहा कि एल्गी के कुछ हमारे पास क्या आते हैं, हानिकारक प्रभाव भी आते हैं। ये आपने बात की है अभी तक इसके बारे में, बैक्टीरिया, फंजाई, और हमने बात की है प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है, और एल्गी के बारे में। अब हमारे पास आते हैं विषाणु या वायरस। एक्चुअली में विषाणु या वायरस क्या होते हैं, विषाणु या वायरस क्या होते हैं। हमने कहा हमने किसी जीव की बात की है तो हमारे पास एक सेल आती है जिसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, बीच में हमारे पास न्यूक्लियस आ सकता है और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे पाया जाएगा। वायरस जो होते हैं वो सिर्फ क्या आते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल है और इसके बाहर प्रोटीन की कवरिंग है। ध्यान दीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग होती है। तो हमने कहा वायरस क्या होंगे, अगर ये वातावरण में स्वतंत्र रूप से हैं तो ये क्या होंगे, निर्जीव होते हैं। लेकिन अगर ये किसी भी जीव के अंदर चले जाते हैं तो ये क्या होंगे, फिर सजीव होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके पास आते हैं जैसे HIV वायरस, जो कि मनुष्य में क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। हेपेटाइटिस बी सेम वही है। इबोला वायरस है, ठीक है, एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा है और बैक्टीरियोफाज है। आपने कहा जो वायरस है उसके आपके पास हार्मफुल इफेक्ट ही आते हैं। तो जो वायरस है वो सिर्फ मनुष्य को ही नहीं प्रभावित करता है, बल्कि अदर जो हमारे पास जो जीव आते हैं जैसे प्लांट्स हो गए हैं या बैक्टीरिया हमारे पास हो गए हैं, इनको भी क्या करता है, इन्फेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास आता है बैक्टीरियोफाज। इसका नाम जो है आप समझेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये कोई बैक्टीरिया होगा, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं होता है, ये वायरस है। और ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज। तो ध्यान रखेंगे बैक्टीरियोफाज कोई बैक्टीरिया नहीं है बल्कि क्या है, वायरस है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हमारे पास एक हेडिंग आई थी कि बताइए
कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही स्लाइड में कर लिया था। जो सूक्ष्म जीव हैं वो हर तरह से हर जगह पाए जाते हैं, हर समय पाए जाते हैं। इवन जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट भी नहीं करती है वहाँ पर भी आप सूक्ष्म जो जीव है उन्हें पाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, बहुत जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो एक्सट्रीम है। आप टेम्परेचर की बात करिए, ठीक है, आप वहाँ पे बात कीजिए कि जो लवणीयता पाई जा रही है वो बहुत अधिक है या बहुत कम है, यानी कि वहाँ पे जो जीवन है वो संभव नहीं है, वहाँ पे भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ, यानी कि हमारा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या संबंध है। यहाँ पर कोई संबंध है या नहीं है? नहीं है तो ठीक है, लेकिन है तो क्या संबंध है, किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में आप बात करेंगे। ध्यान रखिए, आप बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और इसी के साथ आप वायरस की बात करेंगे। ठीक है, 5 चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पढ़ लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ। आपने कहा इट इज टू बी noted that these microorganisms play a vital role in our life। ठीक है, ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो दोनों तरीके से निभाते हैं, हमारी सहायता भी करते हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं, तो कुछ हमारे फ्रेंड हो सकते हैं और कुछ हमें क्या करते हैं, यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है या हमें बीमार करते हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, वो होंगे, यानी कि हमारे शत्रु होंगे। Some of them may be beneficial to us, whereas some of them may have an adverse and harmful effect on us। आपने कहा उनमें से कुछ हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, यानी कि कोई जो सूक्ष्म जीव है हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जबकि उनमें से कुछ का हम पर प्रतिकूल और हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। अब ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने कहा बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में सारे ही गुड बैक्टीरिया होंगे या सारे ही बैड बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरिया में कुछ आपके गुड बैक्टीरिया होंगे और कुछ आपके बैड बैक्टीरिया होंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अच्छे बैक्टीरिया हैं हमारे लिए और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बुरे बैक्टीरिया हैं, यानी कि जो हमें बीमार करते हैं। सेम हम फंगस में भी दोनों चीजें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अच्छे फंगस भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। एल्गी में भी सेम चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हमारा क्या संबंध है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से अपने आंसर को लिखेंगे। एक बार पढ़िए, उसके बाद हम जो टॉपिक है वो आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे पास 2 कॉलम आते हैं, आप इसी प्रकार से इस कॉलम को क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे। हमारे पास दोनों कॉलम आते हैं, दोनों में आपको पहले बताए गए हैं यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग क्या है, और नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हानिकारक प्रभाव सूक्ष्म जीवों के। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे बेनिफिट्स पे और जो यूजेस हमारे पास आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बोला सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो यहाँ पे दही का निर्माण हो रहा है या ब्रेड का निर्माण हो रहा है या केक बनता है, इन सभी में हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं किसी न किसी रूप में और किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आप क्या खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, आप ब्रेड खा रहे हैं, आप केक खा रहे हैं,
उनके निर्माण में सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं और ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हानिकारक है फिर भी इन्हें क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होंगे, बल्कि ये क्या करते हैं, जो भी फूड है, जैसे हम कर्ड कहेंगे, तो दही तब तक बन नहीं सकती है जब तक कि उसमें सूक्ष्म जीव ना हो। यानी कि दही का बनना किस पे निर्भर करता है, सूक्ष्म जीव पर निर्भर करता है। ठीक है, हमने कहा अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो यहाँ पे कर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अब जब यहाँ पे दही का निर्माण होता है तो आप देखते हैं कि दूध से ज्यादा जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, ज्यादा पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है किसमें, कर्ड यानी कि दही में। ठीक है, तो ये किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होंगे बल्कि हमारी सहायता करते हैं। सेकेंड, हमने बोला यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अब आप देखते हैं कि जो अल्कोहल होता है, जो वाइन होता है, जो एसिटिक एसिड होता है, इन सभी के निर्माण में भी क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका यूज किया जाता है। अब ये अलग बात है कि अल्कोहल हमारे लिए हानिकारक है या हमारे लिए लाभदायक है, ये आप समझते हैं कि जो अल्कोहल है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी न किसी रूप में इनका यूज किया जाता है, तो इनके निर्माण में भी क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। थर्ड, हमने बोला प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन। आपने कहा जो दवाइयाँ बनती हैं या जो वैक्सीन्स बनती हैं, उनके निर्माण में भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों की ही भूमिका होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो प्रयोग किया जा रहा है वो मेडिसिन बनाने में किया जाता है। जैसे कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, उनके निर्माण में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। एक हमारे पास आते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, सबसे पहला एंटीबायोटिक है, किससे बना है, आपने कहा सूक्ष्म जीव से बना है। ठीक है, क्लियर है था। सेकेंड, हमने कहा क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाने में ये सहायक होते हैं। कैसे होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या करते हैं, हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं, साफ रखते हैं। नेक्स्ट हमने कहा इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है। समझते हैं हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता किसे कहते हैं। हमने कहा दो खेत हमारे पास हैं और एक खेत में तो बहुत अच्छे से फसल होती है, एक खेत में अच्छे से फसल नहीं होती है। जिस खेत में अच्छे से फसल हो रही है उसका मतलब उसकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अधिक है, और जिस खेत में फसल अच्छे से नहीं हो रही है इसका मतलब उसकी उपजाऊ क्षमता कम है। तो हमने कहा जो सूक्ष्म जीव हैं वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाते, तो ये हमारे पास आए हैं पूरे बेनिफिट्स। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आए होंगे क्योंकि हम एक एक करके टॉपिक को उठाएंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक को उठाएंगे और इसी प्रकार से हम सारे टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट की। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, आपने कहा कॉज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। आपने कहा जो सूक्ष्म जीव हैं वो पौधों को या फिर जो पशु होते हैं या जो मनुष्य होते हैं उन्हें बीमार करते हैं, सबसे पहला तो। सेकेंड, स्पॉइल फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। आपने कहा कि जो भोजन होता है, जो बचा हुआ भोजन है उसे खराब करेंगे और फूड पॉइजनिंग को वहां पर क्या करते हैं, कॉज करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेबल बनानी है और एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ना है। तो एक बार आप लोग टेबल को नोट कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रेंडली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों का यहाँ पे क्या क्या यूज है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस, बी इन द मेकिंग ऑफ अल्कोहल, ब्रेड, केक और मेडिसिन, और इन एग्रीकल्चरल और क्लीनिंग इन्वायरमेंट। आपने कहा सूक्ष्म जीवों का
कई उपयोगों में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्या हो, अल्कोहल हो, चाहे वो अल्कोहल के निर्माण में हो, या रोटी, केक या दवाएं बनाने, या कृषि में, या फिर पर्यावरण की सफाई में हो। हम अलग अलग प्रकार से इनका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। सब कर्ड को बनाने में और ब्रेड को बनाने में किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। हम बात करेंगे सबसे पहले कर्ड के बारे में, दही के बारे में। जो दही होती है उसका निर्माण होता है दूध से, ये तो हम सभी को पता है। दूध जब जम जाता है तब हम क्या कहते हैं, दही बन गई है। दही खाने में कैसी होगी, खट्टी होती है। यहाँ पर एक जीवाणु होता है, एक जीवाणु है, यानी कि एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस, दोनों नाम है। या तो आप इसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, एलएबी कहते हैं। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसे, एलएबी, एल फॉर लैक्टिक, ए फॉर एसिड, बी फॉर बैक्टीरिया, एलएबी कहेंगे। या इसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दोनों नाम आप याद रखेंगे। यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करने लगेगा। दूध में है और धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। जैसे जैसे अपनी संख्या में वृद्धि करेगा वैसे वैसे दही जमने लगती है। और यहाँ पर आपने कहा कि विटामिन B12 जो है वो भी क्या होता है, यहाँ पे बढ़ने लगता है। ठीक है, इसी के साथ आपने कहा कि ये एसिड बनाएंगे, यहाँ पर ये अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो दही है उसका जो स्वाद होता है वो यहाँ पे खट्टा होने लगता है। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा तो हम दही खा सकते हैं, तो दही बन सकती है। अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नहीं होगा तो हमने कहा दही का निर्माण नहीं हो सकता है, जो कि हमारे लिए क्या होती है, हेल्दी होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इसे बना रहा है तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगी, हमारे लिए हानिकारक होगी या हमें बीमार कर देगी, ऐसा नहीं होता है। हमने कहा जो दही होती है, दही का निर्माण ही बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस, ये हमारा क्या है, फ्रेंड है, क्योंकि हमें क्या कर रहा है, दही प्रोवाइड कर रहा है। हमने कहा हमारे फ्रेंड कौन होते हैं, वो होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं, जो हमसे चीजें शेयर करते हैं। ठीक है, हमारे शत्रु कौन होते हैं, जो हमें बार बार परेशान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमें क्या दे रहा है, दही दे रहा है। और दही जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, बहुत लाभदायक होती है। ठीक है, हो गया, पढ़ लें। यहाँ पर आपने कहा अ बैक्टीरिया मेनली लैक्टोबैसिलस, ये दूसरा नाम आपका आ गया है लैक्टोबैसिलस। या तो आप लैक्टोबैसिलस कहीं या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहीं, दोनों नाम है। दोनों ही जो नाम होते हैं वो क्या है, इसी के हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो हमने कहा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एक जीवाणु या अर्थात लैक्टोबैसिलस क्या करता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई इन मिल्क कन्वर्टिंग इट इनटू कर्ड, यानी कि दूध में गुणा करके इसे दही में परिवर्तित कर देता है। अब आप सोचेंगे दूध में गुणा कैसे करता है, ये वो वाला गुणा नहीं है जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं। बेसिकली ये क्या करता है कि एक जीवाणु से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, अपनी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं और दही का निर्माण करते हैं। The making of cheese, pickles and various other food products also involve the use of bacteria। आपने कहा पनीर, अचार और कई अन्य खाद्य उत्पादों को बनाने में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला जो ग्रुप हमारे पास आया है वो है बैक्टीरिया। और सबसे पहले आपने बैक्टीरिया के क्या देखे हैं, यहाँ पे लाभदायक गुण देखे हैं, जिसमें हमने कहा है कि जीवाणु क्या करता है, हमारे लिए दही के निर्माण में सहायक होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपके पास आएगा कि बताइए कि दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु उपयोग में लाया जाता है या कौन सा जीवाणु शामिल होता है दही के निर्माण में, तो आप क्या कहेंगे, आपको उस जीवाणु का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जीवाणु एक नहीं है, जीवाणु है एक ग्रुप का नाम।
और इस ग्रुप में असंख्य जीवाणु पाए जाते हैं, इतने जीवाणु पाए जाते हैं कि जिनकी हम गिनती नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीवाणु होंगे, उनमें से एक होता है जिसे आप या तो लैक्टोबैसिलस कहें या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहें या आपने कहा LAB कहें, सभी क्या है, सेम है। ये क्या करेगा, यहाँ पे दही के निर्माण में सहायक होता है। तो अब आपको समझ आया कि बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं, मित्र होते हैं। लेकिन कौन सा बैक्टीरिया हमारा मित्र है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारा मित्र है। सारे बैक्टीरिया हमारे मित्र नहीं होते हैं, या सारे बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जब हम देखेंगे कि हानिकारक प्रभाव सूक्ष्म जीवों के, तब आपके पास बैड बैक्टीरिया भी आते हैं, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, गुड बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया हैं वो अलग होते हैं, बैड बैक्टीरिया अलग होंगे। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो एक बार नोट कीजिए कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किस प्रकार से दही के निर्माण में सहायक होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हमारे पास टॉपिक आते हैं उन्हें देखते हैं। आपने कहा मेक ब्रेड केक एंड, इसमें हम बात करेंगे ईस्ट के बारे में। तो आपने बोला व्हेन, ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने कर्ड देखा था, ठीक है, कि कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आगे हम देखेंगे कि ब्रेड या केक कैसे बनते हैं। आपने कहा व्हेन ईस्ट इज एडेड टू डो, इट reproduced rapidly releasing carbon dioxide which bubbles into the dough, making it rise. This properly of yeast is used to make bread, cake, etc. आपने बोला, आपने कहा जब क्या होता है व्हेन ईस्ट इज एडेड टू डो, जब हमने ईस्ट को क्या किया किसी डो में, डो का मतलब समझते हैं आप, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, जो आटा क्या होता है हम उसे डो कह सकते हैं। जैसे आप ब्रेड बना रहे हैं, और ब्रेड बनाने के लिए जो आप तैयार करते हैं, जो मैटर आप तैयार करते हैं, आप उसे क्या कह सकते हैं, आटा कह सकते हैं। उसी को हम डो कह रहे हैं। जैसे कि ब्रेड को बनाने के लिए जो मटेरियल होता है उसे हम डो कहते हैं। इडली को बनाने के लिए जो आपके पास मटेरियल होता है उसे हम डो कहते हैं, कि जो आपका पूरा क्या होता है, प्रिपेयर होता है। जैसे आटा होता है वैसे ही वो जो डो होता है वो दिखता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, ये डो है, कैसे दिख रहा है, आटे जैसा दिख रहा है, कुछ इसी प्रकार का होता है। अब आपको बोला क्या गया है, आपने कहा कि जब हम किसी डो में ईस्ट को ऐड करते हैं, इट रिप्रोड्यूस रैपिडली रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, क्योंकि आप क्लास 8 में आ गए हैं, आपने केमिस्ट्री में गैसेस के बारे में बात की होगी, और आपने यहाँ पे एक गैस का नाम पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, बबल्स इनटू द डो, जो कि बबल्स के रूप में क्या होती है, बाहर निकल जाती है, मेकिंग इट राइज, जिससे कि जो डो है वो फूल जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इज यूज टू मेक ब्रेड एंड केक, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ किया जाता है, ब्रेड को बनाने में और केक को बनाने में। तो हमने क्या बोला, ईस्ट यानी कि खमीर, ठीक है, ईस्ट को हम क्या कह रहे हैं, खमीर कह रहे हैं। जब खमीर को एक आटे में जोड़ा जाता है, आटे में मिलाया जाता है, जोड़ने का मतलब क्या है, मिलाया जाता है, तो ये तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड जारी करता है। तेजी से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो आटे में बुलबुले बनाता है, जिससे यह ऊपर की ओर उठता है। ईस्ट के इस गुण का उपयोग ब्रेड, केक आदि बनाने में किया जाता है। होता क्या है, ईस्ट क्या करेगा, जो वहां पे ग्लूकोज है उसे खाता है, ठीक ठीक है। ईस्ट क्या करेगा, जो ग्लूकोज है उसे क्या करता है, खाता है, जिससे यहाँ पे क्या बनता है, अल्कोहल, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्कोहल बहुत कम मात्रा में बनती है, जो कि क्या होती है, आपने कहा वॉलेटाइल है तो उड़ जाती है, ठीक है। आपने कहा कि अल्कोहल उड़ जाती है, ऐसा नहीं है कि ब्रेड और केक में अल्कोहल रहती है, उसमें अल्कोहल नहीं रहती है। थोड़ी सी अल्कोहल बनेगी जो कि क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, वो हमारे ब्रेड और केक में नहीं रहती है। दूसरा बनता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने बोला ये है डो, ये डो तैयार किया गया है ब्रेड को बनाने के लिए। इस डो में हमने क्या कर दिया है, ईस्ट को ऐड कर दिया है। अब ईस्ट क्या करेगा, यहाँ पे आपने कहा ये है ईस्ट, और यहाँ पे है ग्लूकोज, और इससे ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, गैस एक वायु है, और वायु एक जगह पे नहीं रहती है, वायु तो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह बहती रहती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर रहेगी। अब गैस यहाँ पर अलग अलग जगह ढूंढती है जिससे कि ये बाहर निकल सके।
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलने की जगह ढूंढेगी। जब ये बाहर निकलती है तो आटा जो है वो भी ऊपर की ओर उठता चला जाता है, फूल जाता है। ठीक है, जो डो है वो फूल जाता है। और आप देखते हैं कि इसी वजह से आपने जैसे डो में आपने ईस्ट को ऐड किया, कुछ टाइम तक रहने दिया, तो जो डो है वो फूल जाता है। फूल जाने के साथ साथ आप देखते हैं कि ऊपर की ओर छेद छेद जैसे आपको दिखाई देते हैं। इन छेदों से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर जो डो है उसमें ना अल्कोहल रहेगी ना कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, ऐसी कोई भी चीज नहीं रहती है। तो आपने कहा ईस्ट का यूज हम क्यों करें, जिससे कि डो फूल जाए। जब डो फूल जाता है तो इससे जो ब्रेड बनेगा, जो केक बनेगा, वो कैसा बनता है, सॉफ्ट बनता है, हार्ड नहीं बनेगा। ब्रेड होती है सॉफ्ट, या केक आपने खाई है सॉफ्ट होती है। किसकी वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, जिससे कि आटा फूल जाता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ब्रेड है और केक है उससे क्या करेगा, सॉफ्ट बनाता है। अब डो फूलता कैसे, आप इसे देखिए, नीचे से टाइम भी देखते रहिए, ये आपको टाइम भी देखना है, टाइम नोट कीजिए और देखिए टाइम के साथ साथ जो डो है वो किस प्रकार से फूल रहा है। पहले 0 आवर था, फिर आपको दिखाए गए हैं कि आधा घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे जो ये डो है ये फूल रहा है। क्यों फूला, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकल रही है। ठीक है, चलिए, तो ये एक और यूज आपने देखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे जीवन में क्या यूज होता है, किस प्रकार से होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज इतनी फास्ट होती है, आप ध्यान दीजिए। ये तो 3 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया, तब आप इतनी क्लियरली देख पा रहे हैं ये जो प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कुछ और यूज भी देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमारे जीवन में क्या क्या होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप घर से पढ़ करके लेके आएंगे और अगला जो टॉपिक है हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।